तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन का जो है कि ये 10वां वीडियो है और इस वीडियो को आप लोग लगातार देख रहे होंगे तो आप लोग को जो है कि साइंस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है कि आजकल पूछा जा रहा है। 10वां वीडियो जो है कि साइंस वाला सेगमेंट का बना करके हम लास्ट कर देंगे। उसके बाद जो है कि कोई आर्ट्स वाला पार्ट उठाएंगे, या तो हिस्ट्री उठानी है या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी या फिर पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको एक एक करके फिर जिस तरह से साइंस वाला सेगमेंट चला है उस तरह से ओ वाला सेगमेंट फिर चलाएंगे। तो कल वाले वीडियो पार्ट 9 में मैंने बताया था लास्ट में एक क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोगों से पूछा था तो उसका आंसर आप लोग को देना था और यही वाला क्वेश्चन था और मैंने बताया था लास्ट में कि यहीं से शुरुआत करेंगे और इस क्वेश्चन को जो है कि फोड़ के रख देंगे। तो फिर चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका सही जवाब आप लोग टिक कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। मतलब कि इन चारों में से जो है कि एक सही सुमेलित है और 3 जोड़ा जो है वो गलत सुमेलित है। तो आपको सही वाला बताना है। अस्कर्बी, इसका दिया हुआ थायमीन। तो अस्कर्बी जो है कि विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये जो है कि विटामिन सी यहाँ पर लिख देते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है कौन चीज, अस्कर्बी। ठीक, और अस्कर्बी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम मैंने क्या बताया, एस्कॉर्बिक एसिड। ये थायमीन दिया हुआ है। थायमीन जो है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और थायमीन के कारण जो है कि कौन सा बीमारी होता है, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी जो होता है ना वो थायमीन की कमी से होता है। थायमीन ही विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ये B1 का रासायनिक नाम है। एक दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, ये जो है कि ये गलत सुमेलित है। अस्कर्बी जो है कि यहाँ पर विटामिन सी रहना चाहिए तब सही रहता। हमको कौन पकड़ना है, सही वाला। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो गलत सुमेलित है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें दिया हुआ है ATS। तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप लोग जानते हैं कि ATS जो है कि नहीं बल्कि इसके जो है कि वैक्सीन BCG होता है, उसको बोला जाता है बैसिलस कैमिलेट गुएरिन। ये जो ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जिसको टीबी रोग या क्षय रोग के नाम से जानते हैं उसके रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है। बैसिलस कैमिलेट गुएरिन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ATS वाला पद्धति से ये ठीक नहीं होता है। BCG का फुल फॉर्म बोल देते हैं BCG। यहाँ पर हम लिख देते हैं BCG, वैसिलस कैमिलेट गुएरिन। इस तरह से होगा, बैसिलस कैमिलेट गुएरिन। और ये जो है कि वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। अस्कर्बी के बारे में भी लिख देते हैं। अस्कर्बी जो है ना, अस्कर्बी मैंने क्या बताया, अस्कर्बी जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये जो है कि विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। एक दिया हुआ टिटेनस, इसमें दिया हुआ BCG, जबकि BCG के लिए मैंने क्या बताया, ट्यूबरकुलोसिस होना चाहिए, तो ये भी गलत है। और टिटेनस के लिए जो है कि BCG की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि जो है कि DPT का टीका दिया जाता है। DPT, इसको डिप्थेरिया परट्यूसिस और जो है कि टिटेनस बोला जाता है। इसके लिए सही ये वाला होता है DPT, लेकिन दिया हुआ है क्या, BCG। तो ये जो है कि गलत है। DPT का टीका जो है कि दिया जाता है टिटेनस के लिए, क्योंकि DPT जो है कि 3 रोगों से लड़ने के लिए जो है कि टीका बनाया गया है DPT वाला। एक होता है डिप्थीरिया, एक होता है परट्यूसिस जिसको कि कुकुर खांसी बोला जाता है, एक होता है टिटेनस। तो इसमें BCG दिया हुआ है, BCG रहना चाहिए था इसमें, लेकिन दिया हुआ है इसमें, इसलिए ये भी आंसर गलत हो जाएगा। एक दिया हुआ है मलेरिया, क्लोरोक्वीन इसकी दवा होती है। आप लोग को पता होगा कि मलेरिया की जो है कि रोकथाम के लिए क्लोरोक्वीन नामक एक जो है कि इंजेक्शन में भी आता है और दवाई के पैकेट में भी आता है, मलेरिया की रोकथाम के लिए दिया जाता है। मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोवा से होने वाला रोग है। ये जो है कि मलेरिया जो है ना एक प्रोटोजोवा जो कि मादा एनोफ्लीज नामक मच्छर के काटने से शरीर में प्रविष्ट होता है, इसीलिए मलेरिया फैल जाता है। मादा एनोफ्लीज इस मच्छर को काटने से प्रोटोजोआ हमारे शरीर में आ जाता है, जिससे जो कि मलेरिया हो जाता है और उसके रोकथाम के लिए क्लोरोक्वीन नामक दवा की जो है कि जरूरत पड़ती है और इसको डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमसे सही सुमेलित पूछ रहा था तो सही यही वाला है, मलेरिया वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने जो है कि अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 ही आप लोग के सामने जो है कि हल्का वाला क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, किस वैज्ञानिक या फिर चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। टीकाकरण क्या होता है मैंने इसके पहले भी बताया था कि रोग होने से पहले जो है कि वैक्सीनेशन की पद्धति होती है वो टीकाकरण कहलाता है।
रोग होने से पहले हमारे शरीर में जो है कि इंजेक्शन दिया जाता है जिस वायरस का, वो जो है कि टीकाकरण की पद्धति कहलाता। और रोग होने के बाद अगर जो जिसको मतलब कि लगाया जाता है उसको सुई बोलते हैं। तो सुई और टीका में बारीक अंतर है। टीका जो होता है वैक्सीनेशन, रोग होने से पहले ही एंटीबॉडी शरीर में बनवा दिया जाता है, और रोग होने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सुई पड़ता है, उसको जो है कि सुई की पद्धति में हम रखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि पहला बार जो है कि टीकाकरण की शुरुआत कौन वैज्ञानिक किया था। आपके पास ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मेट्सनिकोव या फिर एडवर्ड जेनर। तो आप लोगों को पता होगा कि एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज किया है, वो आप लोग जो है कि बहुत बार सुने होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ही चेचक के टीके के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, चिकन पॉक्स जिसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तगड़ा वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। दिया हुआ क्वेश्चन की रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़, और ये 4 कंडीशन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में यह चीज पूछा गया है कि रात के समय जो है कि आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, वो बोलते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेड़ के ऊपर जो है कि भूत रहता है या फिर डायन चुड़ैल रात में चली जाती है, बल्कि इसका मुख्य कारण जो है वो इन में से एक है। तो क्या ऐसा पेड़ के नीचे सोने से मना करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है ऑक्सीजन की कम मात्रा पेड़ मुक्त करते हैं, या फिर रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिलता है, वो पेड़ पौधे से मिलता है। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को कब छोड़ते हैं, तो वो दिन में छोड़ते हैं। दिन में जो है ना वो पेड़ पौधे जो है कि O2 जो है कि छोड़ते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, छोड़ते हैं। और रात में जो है ना, रात में O2 को ग्रहण करते हैं, अब जो है कि CO2 को मुक्त करते हैं। रात में CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है, CO2 को मुक्त करते हैं मतलब कि छोड़ते हैं। इसलिए जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए हानिकारक गैस है। आपको भी पता होगा कि लंग्स में, फेफड़े में जो है कि बीमारी हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो CO2 को और रात में अगर छोड़ रहा है पेड़, तो वहां पर सोएंगे तो आपको तो बीमारी हो ही ना जाएगा, आपके स्वास्थ्य पर तो गलत इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को रात में वो मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए ना। ये जो है कि CDPO में शायद पूछा गया था, CDPO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे हम लोग बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। दिया हुआ है कि पौधे के तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को वितरित करता है, तथा खाली स्थान दिया हुआ है में भी मदद करता है। मतलब कि पौधे का तना जो है ना, वो सब हिस्से में भोजन को तो बांट देता है। हमारे नहीं, सॉरी, पेड़ पौधों के जो है कि बॉडी में 2 तरह के उत्तक होते हैं। एक होता है जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है कि जड़ से जो है कि जल की प्राप्ति करके अन्य हिस्सों तक पहुंचाना, ज से जाइलम, ज से जड़ और ज से जल। और एक होता है फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य होता है कि जो भोजन बनता है वो भोजन को जो है कि पौधे के सभी भागों तक ले जाना। और जल को कौन ले जाएगा, जाइलम। अब भोजन को कौन सभी भागों में वितरित करेगा, वो फ्लोएम। तो फ्लोएम के माध्यम से ही जो तना होता है ना, वो भोजन को वितरित करता है। पेड़ पौधे की जो टहनी होती है, जिसको ठेठ में बोला जाता है, उसी टहनी को तना बोला जाता है। तो तना का तो जो है कि मुख्य कार्य है कि भोजन को सभी हिस्से में पहुंचाना। उसके साथ साथ जो है कि तना और क्या कर सकता है, वही वाला आपको खोजना है। तो तना का एक कार्य और भी होता है भोजन का भंडारण करना। तना जो है ना, वो खाद्य पदार्थों को संगार लेता है। जो टहनी है उसमें भोजन का भंडारण होता है। एकदम सही बात है। पौधों का आकार देना, पौधा जो है कि सीधा सीधी नहीं रहता, और टहनी के कारण जो है कि संतुलन की अवस्था में रहता है। तो पौधे को आकार देना भी तना का कार्य होता है। श्वसन के लिए जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको एस्टोमाटा बोला जाता है, उस एस्टोमाटा का भी जो काम होता है श्वसन का, मतलब कि वो खिंचाव करना या फिर छोड़ना। तो वो जो है कि तना में ही रहता है या फिर तना के पत्तियों में ही रहता है। आप लोग को पता होगा एक प्रकाश संश्लेषण, तो तना में ही जो कि हरे जो है कि पत्ते रहते हैं, वो खुल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगर तना नहीं रहेगा तो पत्ती का मतलब कि कहाँ पर उगेगा, आप ये सब जो है कि खुद सोच सकते हैं।
तो ये जो तना का ये चारों का चारों कार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी में जो है कि पांचवा ऑप्शन भी रहता था पहले, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। हम जानते हैं कि तना का मुख्य कार्य सभी हिस्सों में जो है कि भोजन को वितरित करना है। अब वितरित करने के साथ साथ जो है कि ये सब कार्य भी तना का ही है, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को जो है कि आप लोग सुनते होंगे, इसके पद्धति के बारे में सुनते होंगे, उसी पद्धति को हमको यहाँ पर बताना है। लिखा हुआ है कि गर्भ में शिशु के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या फिर तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो देखते हैं कि 4 महीना, 5 महीना या 6 महीना, 7 महीना कितना भी जब हो जाता है 4-5 महीना के बाद, तो जा करके डॉक्टर से जो है कि सलाह लेते हैं कि बच्चा जो है कि सही से वो बड़ा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, अंदर में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो वो जो है कि डॉक्टर जो है कि किस किरण का या फिर तरंग का प्रयोग करके बता देता है कि नहीं, आपका बच्चा जो है ना वो सही सलामत है, सही उसका ग्रोथ हो रहा है। तो वही वाला बताना है, एक्स किरण का प्रयोग करता है या फिर सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करता है या फिर पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग करता है या फिर परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग करता है। तो जाते हैं तो जो है कि कोई भी क्या बोलता है कि जा करके अल्ट्रासाउंड करवा दो, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासोनिक किरण जो है कि पराध्वनिक किरणों का, पराध्वनिक तरंगों का ही दूसरा नाम है अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक इसको इंग्लिश में बोला जाता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक तरंग को जो है कि पराध्वनिक तरंग बोला जाता है। तो अल्ट्रासाउंड जो है कि करवाने की पद्धति पराध्वनिक तरंगों के माध्यम से होता है। एक दिया हुआ था एक्स किरण, एक परावैज्ञानिक किरण, सूक्ष्म तरंगे, लेकिन नहीं, पराध्वनिक तरंगों के माध्यम से जो है कि बच्चे का अंदर में जो है कि फिगरिंग किया जाता है। पराध्वनिक तरंगों को भेज करके उसका जो है कि फोटो खींचा जाता है, तब पता चलता है। देखते हैं कि ऐसे करके अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि बच्चा किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराध्वनिक तरंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। दिया हुआ है कि निमोनिया एक संक्रमण है, मतलब कि बच्चों में निमोनिया रोग हो जाता है। आप लोग तो जानते होंगे कि बच्चा जो कि खांसने या छींकने लगता है तो बोलता है ना कि डॉक्टर के पास दिखाओ जा करके, इसको निमोनिया हो गया। तो निमोनिया जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। और उस बैक्टीरिया का अगर जो नाम पूछा जाए कि निमोनिया जो है कि किस बैक्टीरिया से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया ये निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। निमोनिया में क्या होता है, जो है कि खांसने या छींकने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है बच्चों में। ठीक है, तो निमोनिया जो है कि किस अंग को प्रभावित करता है आप लोग को बताना है। तंत्रिका का, नर्वस का, या फिर ब्लड का, या फिर त्वचा का, या फिर फेफड़ा का। तो निमोनिया से जो है ना फेफड़ा अंग जो आपके शरीर में लंग्स जिसको बोला जाता है वही डैमेज हो जाता है, और उसी के कारण जो है कि बैक्टीरिया वहां पर अटैक करता है फेफड़ा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। निमोनिया एक संक्रामक रोग है जो किसको मतलब कि घात पहुंचाता है, तो फेफड़ा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग, चलिए इसको आप लोग पढ़िए। लिखा हुआ कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, जो कि सबसे रक्त ले सकता है। हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा जो कि हम किसी से भी ले सकते हैं, या तो ए भी ले सकते हैं, या ए बी भी ले सकते हैं, या बी भी ले सकते हैं, या फिर ओ भी ले सकते हैं। कौन ऐसा रक्त समूह हमारे शरीर का रहना चाहिए जो कि सबको ग्रह कर सकते हैं, मतलब कि सबका स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए बी पॉजिटिव जो होता है ना, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, वो किसी का विरोध नहीं करता है। ए बी पॉजिटिव जो होता है ना, उसमें जो है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, नहीं है। एंटीबॉडी कहने का मतलब हुआ कि एंटी मतलब कि वो विरोध करने वाला नहीं है, उसमें कोई भी नहीं, तो सबको स्वीकार कर लेगा। इसलिए ए बी पॉजिटिव को जो है ना वो सर्वग्राही बोला जाता है, मतलब सबको जो है कि अपने आप में सम्मिलित करना चाहता है, मतलब कि किसी को भी जो एडजस्ट कर लेगा, सर्वग्राही ये है,
सर्वग्राही मतलब कि सभी को ये ले सकता है। एक होता है ओ निगेटिव, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, और ओ निगेटिव में जो है कि कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन कोई भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ओ निगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन एंटीजन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक। इसलिए इसे जो है ना उसे सर्वदाता बोला जाता है। सर्वदाता मतलब कि सबको ये डोनेट कर सकता है, ये सबको दे सकता है, ये जो है कि सर्वदाता है। सर्वदाता, ये सबको देने वाला कौन रहेगा? ओ निगेटिव। और सबसे लेने वाला कौन रहेगा? सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। तो सर्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह, सबको स्वीकार करने वाला कौन है? तो ए बी हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया हुआ है, इसलिए ए बी रक्त समूह जो है कि वो स्वीकार रक्त समूह हो सकता है। हो सकता है कि यही है ही राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप लोग बोर्ड पर क्या है, जरा इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। एक चीज आप लोग को कंसेप्ट तो पक्का हम समझते हैं कि क्लियर होगा कि कोई भी चीज को जलाने के लिए जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जो है कि जल नहीं सकता। नहीं विश्वास है तो एक मोमबत्ती को आप जलाइए, उसको ग्लास से अगर ढक देते हैं ना, तो वो मोमबत्ती में जब तक ऑक्सीजन विद्यमान है तब तक वो जलता रहेगा। ऑक्सीजन की मात्रा खत्म, उसका खेल खत्म। तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक। तो हाइड्रोजन पहले से ही है, ठीक, हाइड्रोजन पहले से ही है। अब उसके बाद जो है कि हमको ऑक्सीजन जलाने के लिए आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन डाल करके हम जला दिए हाइड्रोजन को। बोल रहा है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जो जलाएंगे ना, जलाएंगे तब क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि H2 + O2 H2O बना देगा। मतलब कि ये क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ये नहीं कि जलने के बाद जो है कि जल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन को जलाएगा तो वो पानी बना देगा। आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि पानी का यही फॉर्मूला होता है। ये पानी का फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला है H2O, आपको पता होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो जल बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग पक्का जानते होंगे। देखिए सोने को घोला जा सकता है। आप लोग जो पानी और चीनी का घोल बनाकर गर्मी के दिन में पीते हैं, उस तरह से कोई ऐसा भी पदार्थ है जो कि सोना को घोल देगा। वही वाला चीज क्या है आप लोग को बताना है। क्या सल्फ्यूरिक एसिड में सोने को घोल सकते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड में घोल सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के घोल में, या फिर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में। तो आप लोगों को पता हुआ कि सोने को घोलने के लिए जो है कि सोने को घोलने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फॉर्मूला है। अब प्लस जो है कि HNO3 के घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड के घोल वाले जो है कि ये दोनों को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है, और इसी दोनों के मेल से जो है कि घोल बनता है, उसको एक्वा रजिया बोला जाता है। एक्वा रेजिया बोला जाता है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 के घोल में वाले जो पार्ट होते हैं उसको एक्वा रजिया के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर जो अनुपात पूछा जाए ना आप लोग से, तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहेगा, तो 1 भाग जो है कि HNO3 का रहेगा। मतलब कि 3:1 के अनुपात में अगर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड्स को मिला करके एक घोल बनाया जाए, तो उस घोल की सहायता से जो है हम सोने को घोल सकते हैं, जिसको एक्वा रजिया या फिर इसी जो है कि घोल को रॉयल वाटर बोला जाता है। रॉयल वाटर, ये सब ध्यान रखिएगा, रॉयल वाटर बोला जाता है। WATER वाटर लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का, और उसके बाद तो 1 भाग जो है कि HNO3 का। इसका अनुपात कितना होगा? 3:1 के अनुपात में ये मिल जाएगा, तो एक बार रजिया बना देगा। उस घोल में जो है कि सोने को हम घोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग बोर्ड पर क्या आता है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो आप लोग क्या दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित जो है कि वायु में सांस लेना खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति कब होती है? इसका नाम है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है जब वाहन हम चलाते हैं ना,
तो उसमें जो है कि उसमें जो ईंधन डालते हैं पेट्रोल या फिर डीजल, उसका पूर्ण दहन नहीं होने से जो है कि ने आधा आधा कच्चा जो है कि दहन होने से ही जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। देखते होंगे कभी कभी गाड़ी का एक्सीलेटर एकदम तेजी से एकदम ऐठते होंगे, तो उसमें जो है कि ब्लैक ब्लैक जो है कि निकलता है धुआं, उसका जो है कि ईंधन का अच्छा से जो है कि वहाँ पर ज्वलन नहीं हो पाया, अध कचरा ही रह गया, इसलिए जो है कि उसी मात्रा को कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। और वो वाला धुआं में अगर जो आप सांस लेते हैं ना, तो उसमें कुछ दिक्कतें पैदा होती है। वो क्या दिक्कत है आपको बताना है, वही वाला दिक्कत का नाम। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में O2 के साथ संयोग करता है, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है? नहीं। CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है? एकदम सही बात है, यही वाला तो आंसर होगा। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हमारे शरीर में एक प्रकार का एंजाइम है, इसी एंजाइम के कारण जो है कि हमारे शरीर का रक्त जो है कि लाल होता है। हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। तो वही जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके वहां पर ब्लॉकेज पैदा कर देता है, जिसके कारण जो है कि हम लोगों को स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना जो है कि खतरनाक किस लिए है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है और वहां पर ब्लॉकेज पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग बोर्ड पर 11वां नंबर क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विशेषताएं में से कौन सी विशेषता रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन जब आप लोग ऑब्जेक्टिव लेवल का सोल्व करते होंगे ना, तो उसको जो है कि अपना ठेठ भाषा में सोच करके देखिए। क्वेश्चन कुछ टेढ़ा मेढ़ा जरूर लिखा रहता है, उससे कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो है ना, कंसेप्ट को थोड़ा सा जो है कि लॉजिक को आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी एकदम टेढ़ा शब्द दिया हुआ है, हार्ड वर्ड दिया हुआ है, बस उस वर्ड को पकड़िए। की पॉइंट क्या चीज दिया हुआ है, की पॉइंट इसमें अगर बोला जाए की पॉइंट मतलब उसका जो है कि क्वेश्चन का मेन वाला जो है कि शब्द कौन है, उसी को की पॉइंट बोला जाता है। तो की पॉइंट यहाँ दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग परिवर्तन दो तरह का पढ़ते होंगे, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने कल भी बताया था कि एक ऐसा परिवर्तन है जिससे जो है कि कोई पदार्थ एक बार प्रक्रिया कर करके गुजर जाता है तो दोबारा जो है कि उस रूप में नहीं आ सकता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था फल का पकना, तो एक बार फल पक जाएगा, केला कच्चा हो उसको पका दीजिएगा तो दोबारा जो है कि कच्चा होगा नहीं होगा। एक और हम एग्जांपल दिए थे कि मैंगो अगर जो है कि कच्चा है, अगर उसको पका करके जो है कि पका देते हैं तो खाने में स्वादिष्ट लगता है, तो फिर से उसको कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कि एक बार कोई जो है कि पद्धति से गुजर जाता है, दोबारा उस पद्धति में वापस नहीं आता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में मैंने बताया कि कोई भी पदार्थ को जो है कि अगर जो नया रूप में ले जाते हैं तो फिर जो रूप में पहले था उस रूप में उसको ला सकते हैं। जैसे कि बर्फ से पानी बना देना, तो फिर जो है कि अगर जो पानी को हम फ्रिज में रखेंगे तो फिर बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमको बताना कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन कोई भी चीज में होगा तो उसमें क्या क्या चीज घटनाएं घटती हैं वही हमको बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है तो कुछ घटनाओं के बारे में हम बता देते हैं कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ अगर जो बन करके रासायनिक परिवर्तन के दौरान बना है तो उसमें जो है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उत्पाद के जो है कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि केला था कच्चा में उसको छिलिएगा तो व्हाइट रहेगा, वो तो व्हाइट ही रहेगा, लेकिन उसके खाने के स्वाद में जो है कि परिवर्तन हो गया ना, स्वाद में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन। जैसे कि हम मैंगो वाला एग्जांपल दिए कि कच्चा जो है कि आम को छिलिएगा तो उजला भाग रहेगा, लेकिन पकने के बाद वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक, तो इसी तरह से रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके रंग में परिवर्तन, उसके गंध में परिवर्तन, उसके अवस्था में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, या फिर ऊर्जा में उसके परिवर्तन, या फिर उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ये सब जो है कि रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। तो वही वाला विशेषता आपको चुनना है। विशेषता कौन सा नहीं है, अनुत्क्रमणीय होना, मतलब कि रिवर्सिएबल रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे कि एक बार रिएक्ट करके दूसरा बार कोई अभिकारक अगर जो रिएक्शन करता है उसको अभिकारक बोला जाता है। तो अभिकारक रिएक्शन करके जो है कि नए उत्पाद की निर्माण करते हैं तो उस उत्पाद भी रिएक्शन करके जो है कि इधर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कोई रिएक्शन करके इधर बना तो इधर से भी जो है कि रिएक्शन करके ऐसे वाला एरो वाला आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। इस चीज को आप लोग याद कीजिए कि एक बार इधर से बनता है, इस बार जो है कि इधर से बनता है, उसको अनुत्क्रमणीय
होना या फिर अनुत्क्रमणीय जो है कि रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है या फिर रासायनिक परिवर्तन है बोल सकते हैं। तो ये तो होता है, इसकी विशेषता है नए पदार्थ का बनना। तो हम ऑब्वियस सी बात बताएं कि रासायनिक परिवर्तन में जो है कि नए पदार्थों का बनना जो है कि उसका विशेष गुण ही है। कच्चे से पक्का बन जाना, या फिर सीमेंट को जमा दीजिएगा तो फिर से सीमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोयला को एक बार जला दीजिएगा तो फिर से क्या कच्चा कोयला प्राप्त कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो नए पदार्थ का बनना भी इसकी विशेषता है। हमको क्या चीज़ चुनना है जो विशेषता नहीं है। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है, ये एकदम गलत स्टेटमेंट से। अगर जो एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया करके, तो उसमें जो है कि कुछ मात्राएं में ऊर्जा जो है कि मुक्त हो जाती है बनने के दौरान। समझ गए ना। ऐसे तो जो है कि जनरल थ्योरी में हम आप लोग पढ़ते होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा का ना तो विनाश हो सकता है और ना ही उसकी उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो होता है ना, जो एनर्जी शुरू में रहती है अभिक्रिया के करने के दौरान जो होता है, कुछ एनर्जी को जो है कि वो मुक्त कर देती है और नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है। तो यही वाला ऑप्शन तो हमको चुनना है जो कि गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होता है दिया हुआ है लेकिन परिवर्तन हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट जो है कि गलत है। ऊर्जा का अवशोषण होता है, हम पहले ही बताएं कि ऊर्जा का अभिक्रिया के दौरान कुछ का अवशोषण हो जाता है और कुछ जो है कि मुक्त करके वायुमंडल में भेज देती है। तो ये भी इसकी विशेषता है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है। ये वाला विशेषता इसका नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या चीज होगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उसका जो है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाएगा, उसके गंध में परिवर्तन हो जाएगा। इन सब जो है कि नए पदार्थ की उत्पत्ति होगी। ये सब मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा। इसका पूछा गया था कि निम्नलिखित विशेषताएं में से कौन सी विशेषता रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बोर्ड पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए पढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खमीर का उपयोग रिक्त स्थान मतलब कि डॉट 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 के उत्पादन में किया जाता है। खमीर जो होता है एक प्रकार का जो है कि यूकैरियोटिक कवक का नाम है, इसको ईस्ट भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, खमीर जो है ना वो ईस्ट होता है, EAST लिखा था ईस्ट। हिंदी में आप लोग देखते होंगे, एक प्रकार का कवक है। कवक जो आपको पता ही होगा कि एक प्रकार का यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक कहने का मतलब एक कोशिका के मिलने से बनता है, जिसको यूकैरियोटिक बोला जाता है। और जिसके शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं उसको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। ये तो बायोलॉजी का थ्योरी। तो खमीर का उपयोग हम किसके उत्पादन के लिए करते हैं? खमीर का उपयोग जो है कि केक में, ध्यान दीजिएगा, खमीर का उपयोग यहाँ पर लिखते हैं केक में, केक लिखा हुआ, ब्रेड में, ठीक, अल्कोहल निर्माण में, अल्कोहल निर्माण में किया जाता है खमीर का उपयोग। ठीक है, खमीर जो है ना, खमीर शर्करा के साथ रिएक्शन करके जो है कि CO2 और इथेनॉल का उत्पादन करता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि खमीर जो है ना, वो खमीर वो किण्वित पदार्थ है जो कि शर्करा के साथ जो है कि रिएक्शन करके जो है कि शर्करा के साथ रिएक्शन करके मैंने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस C2H5OH जिसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल ये एक अल्कोहलिक पदार्थ है और ये दोनों जो है कि फिर से रिएक्शन करके जो है कि अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इथेनॉल भी अपने आप में एक प्रकार का अल्कोहल ही है। तो खमीर शर्करा से जो है कि किण्वित होकर के CO2 प्लस C2H5OH जो कि इथेनॉल के नाम से जाना जाता है, अल्कोहल का निर्माण करता है इसके साथ रिएक्शन करके। तो खमीर का उपयोग जो है कि किस उत्पादन में किया जाता है? आपको पता होगा कि शराब में अल्कोहल की मात्रा होती है। अल्कोहल जो है हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को जो होते हैं ना, उसका थोड़ा सा जो है कि डिसबैलेंस कर देते हैं, इसलिए डगमगा गाने लगता है शराब पीने के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खमीर का उपयोग जो है कि शराब निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है क्या चीज को? बैरोमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जो वायु के दाब को मापता है। वायु दाब मापी यंत्र जो है वो बैरोमीटर है। ये वायु की दाब को मापता है, यहाँ पर लिख देते हैं वायु दाब मापी यंत्र का नाम है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में कुछ जो है कि इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका पाठ्यांक थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे आता है, कभी कभी एकाएक ऊपर चल जाता है, तो कभी कभी जो है कि एकाएक नीचे आ जाता है। तो बैरोमीटर का अगर जो
पाठ्यांक जो है कि अचानक उसमें वृद्धि इंगित होती है, तो क्या चीज हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ तूफान या चक्रवात। तो तूफान या चक्रवात जो है ना दोस्तों, वो अचानक जो है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धड़ाक से एकदम नीचे आ जाएगा ना, और उसमें संभावना होती है तूफान या चक्रवात, अचानक नीचे गिरना, इसमें लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद एक दिया हुआ है बारिश की संभावना, तो धीरे धीरे नीचे आना। ऐसे भी आप लोग ध्यान लगा सकते हैं कि बारिश की बूंद जो है कि धीरे धीरे बरस रही है, नहीं कहता है कि धीरे धीरे बारिश होने लगी, इस तरह का कुछ याद कीजिए ट्रिक में। तो धीरे धीरे नीचे आना, धीरे धीरे जो है कि नीचे आना, नीचे आना, वो क्या इंगित करेगा? बारिश की संभावना को। एक है शुष्क मौसम। शुष्क मौसम कहने का मतलब हुआ ना कि एकदम जो है कि सूखा मौसम नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा सूखा मौसम। तो इसमें क्या होगा? तो शुष्क मौसम वाला में होगा कि अचानक नहीं कह के, मतलब कि इसमें होगा धीरे धीरे जो है कि नीचे गिरना। इसमें क्या था? तूफान या चक्रवात में एकाएक नीचे गिरना धड़ाम सा, इसमें जो है कि धीरे धीरे नीचे गिरना, धीरे धीरे नीचे गिरना। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। शुष्क मौसम या फिर इसको बोल सकते हैं सूखा मौसम भी, ठीक है। सूखा मौसम में भी यही ट्रिक कार्य करेगा कि धीरे धीरे पाठ्यांक जो है कि नीचे आएगा। ठीक, अचानक जो है कि उठने की प्रवृत्ति जो जिसमें होती है ना, वो अत्यंत शुष्क मौसम में होता है। अगर पाठ्यांक जो है कि एकाएक डायरेक्ट उठ गया तो अत्यंत शुष्क, मतलब कि पूरा का पूरा सूखा हुआ रहेगा। जैसे कि अभी गर्मी पूरा पड़ रहा है, अत्यंत शुष्क मौसम है, तो उसमें जो होगा अचानक उठना, बैरोमीटर का उठना। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, तो अचानक वृद्धि किसमें लिखा हुआ है? आप लोग देखिए कि अचानक वृद्धि किसमें लिखा हुआ है। तो अचानक वृद्धि आप देखिए कि इसमें तो था क्या? अचानक नीचे गिरना, धीरे धीरे नीचे आना, धीरे धीरे नीचे गिरना है, सूखा रहना, इसमें हम बताए थे। अचानक उठना, फिर अचानक वृद्धि, तो अत्यंत शुष्क मौसम इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि बैरोमीटर जो है कि अचानक वृद्धि अगर जो अचानक नहीं करके धीरे धीरे करता तो इसमें शुष्क मौसम आंसर हो जाता। सीडीपीओ के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को उठाए हैं। तो आप लोग को बैरोमीटर से संबंधित थ्योरी जो भी था वो समझ में आ गया होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब कि बल का मान अगर दिया हुआ है और दूरी का मान दिया हुआ है तो कार्य का मान हमसे पूछा है। तो आप लोग फॉर्मूला कार्य बराबर क्या जानते हैं? कार्य बराबर होता है W वर्ग से डिनोट करते हैं एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा होता है। कोस थीटा जो है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के बना हुआ कोण को जो है कि डिनोट करेगा। ठीक है, तो वही वाला पूछा गया था। ये इंटर फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। विस्थापन जो होता है वो दूरी का ही एक रूप है। विस्थापन बस यही है कि दो दूरियों के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी को बोला जाता है विस्थापन, और दो मतलब कि वस्तुओं के बीच के किसी भी प्रकार के दूरी को दूरी बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ एक वस्तु है, एक वस्तु यहाँ है, तो ऐसे ऐसे करके भी जाइएगा तो ये दूरी हो जाएगा, ऐसे ऐसे भी जाइएगा तो ये दूरी हो जाएगा, ऐसे भी जाइएगा तो दूरी हो जाएगा, ऐसे भी जाइएगा तो दूरी हो जाएगा। ए से बी तक अगर आप जाते हैं तो किसी तरह से घूम कर जाइएगा, उसको दूरी बोल देंगे। लेकिन इसके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी आपको क्या नजर आ रही? ए वाला, तो यही क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी को ही इंगित करता है। तो वर्क इज इक्वल टू बोल सकते हैं, मतलब कि फोर्स अगुने डिस्प्लेसमेंट को जो है कि एस से डिनोट किया जाता है। एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, जो कि दूरी के एक इक्वल बराबर इक्विवेलेंट है। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है कार्य बराबर, हम लिख भी देते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, हिंदी में लिख देते हैं बल गुना विस्थापन। आइए जो है कि cos थीटा लगा हुआ है, वो बल और विस्थापन के बीच के कोण का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया था वही कि बल का मान और दूरी का मान दिया हुआ है, तो कार्य को प्रदर्शित किस में किया जाएगा? तो कार्य को प्रदर्शित हम लोग क्या चीज में करेंगे, आप लोग को ये चीज बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कार्य का SI मात्रक आप लोग जानते होंगे। इसी को जो है कि कार्य बल अगुने विस्थापन को जो है ना 1 जूल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, बल गुने विस्थापन 1 जूल के बराबर होता है। 1 जूल का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको जूल में डिनोट करके करेंगे। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है, तो जूल ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। एक ऑप्शन में दिया हुआ था वाट तो शक्ति का SI मात्रक है। एक है केजी वाट मीटर, एक है केजी वाट। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, क्योंकि जूल में जो है कि कार्य की गणना की जाती है। क्योंकि कार्य का SI मात्रक भी होता है, जूल होता है। कार्य जो है एक प्रकार का अदिश राशि है, आप लोग को पता ही होगा।
अब जो है कि यहीं पर इस सेशन की समाप्ति करते हैं, क्योंकि गर्मी जो है कि अत्यधिक बढ़ गई है। एक क्वेश्चन हम लोगों को, एक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट वाला आप लोगों के लिए यहाँ पर रखते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ये जो है कि सेशन साइंस वाला सेगमेंट चल रहा था ना, उसका लगातार मैंने 10 वीडियो अपलोड किया है। यकीन करते हैं कि अगर इस 10 वीडियो को जो है कि थ्योरी को अच्छे से आप लोग देख लेंगे ना, तो साइंस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका कंसेप्ट आप लोग को जो है कि माइंड में अट जाएगा। इतना जान लीजिए कि बहुत अच्छा थ्योरी के साथ, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को जो है कि ये 10 वीडियो में पढ़ाए हैं। तो उस 10 वीडियो को जो है कि एक बार, दो बार, 3 बार करके रिपीट करके भी देख सकते हैं, और इससे जो है कि साइंस वाला सेगमेंट में क्वेश्चन छूटने की संभावना नगण्य हो जाएगी। ये जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार पीसीएस के लिए ही नहीं है, बल्कि एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का जीके जीएस से जो संबंधित पोर्शन है ना साइंस वाला, उस पोर्शन को कंप्लीट करा देगा ये 10 का 10 वीडियो। तो आप लोग लगातार जो है कि इस वीडियो को देखिए। अब जो है कि अगले दिन से जो है कि नेक्स्ट सेगमेंट की स्टार्ट किया जाएगा आप लोग के सामने। वो सेगमेंट आर्ट्स के पेपर से रहेगा, या तो पॉलिटी वाला उठा लें, या फिर ज्योग्राफी वाला उठा लें, या फिर इकोनॉमी का पोर्शन उठा लें, या फिर हिस्ट्री का पोर्शन उठा लें। आप लोग को क्या चीज़ का पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आपको अगर जो ओपिनियन देना है तो कमेंट बॉक्स में जा करके दे सकते हैं। जो है कि अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग को सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, उसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। ठीक, तो इस सेशन की समाप्ति इस क्वेश्चन के बाद कर देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जाकर छापिएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले 3-4 दिन पहले कभी बताया था, उस क्वेश्चन को आप लोग के सामने रखा है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। महिला सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन पहला ऑप्शन है, दूसरा है एंड्रोजन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो महिला सेक्स हार्मोन का नाम आप लोग को जो है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो ठीक है, इस सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं। धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।